अब आरक्षण पर विकास दिव्य कीर्ति, जो कि दृष्टि आईएएस कोचिंग के डायरेक्टर हैं और खुद एक सवर्ण हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, उनके विचार सुनते हैं। 3000 साल तक पढ़ाई लिखाई पर केवल ब्राह्मणों का हक था, 100% आरक्षण था। 3000 साल तक 100% आरक्षण, सारी पढ़ाई लिखाई। ब्राह्मणों की संख्या कितनी? 10%। 10% समुदाय ने 100% सीटें घेरी 3000 साल तक, और अब 70 साल से परेशान हो रहे हैं। व्यवसाय की दुनिया में वैश्य समुदाय का लगभग 100% आरक्षण रहा। इस पर तो कभी नहीं बोला किसी ने। और 3000 साल के जबरन किए गए आरक्षण के विरुद्ध समतलीकरण के लिए, इक्वलाइजेशन के लिए, लेवलिंग के लिए एक जरा सा प्रयास वंचित वर्ग के पक्ष में क्या हुआ कि पेट में ज्वालामुखी फटने लगे। इतनी क्या बेचैनी है भाई। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो बिहार में हुए जाति आधारित सर्वे की बात करने वाला था, तो फिर मैं आरक्षण की बात क्यों कर रहा हूं। मैं इसलिए आरक्षण से अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि कास्ट सेंसस या जाति जनगणना का आरक्षण से बहुत गहरा राजनीतिक जुड़ाव है। आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, या जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जैसे नारों में हक या हिस्सेदारी का मतलब ही है आरक्षण। दूसरी तरफ आबादी और संख्या जैसे शब्दों को जाति जनगणना से विश्लेषित किया जाता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा राजनीतिक तंत्र बिना राजनीतिक स्वार्थ के जनता की भलाई नहीं करता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा इस चार्ट को देखिए। इसमें 1996 से हुए लोकसभा चुनावों में ओबीसी वर्ग द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों को दिए गए वोट का प्रतिशत दर्शाया गया है। 2009 में ओबीसी का 54% वोट क्षेत्रीय दलों या निर्दलीय को जाता था, लेकिन 2014 में बीजेपी को ओबीसी के 34% वोट हासिल हुए। फिर 2019 में बीजेपी को ओबीसी का वोट प्रतिशत 44% हो गया, जिसकी वजह से बीजेपी को 2019 में लोकसभा में 303 सीटें प्राप्त हुई। जाति जनगणना या जाति आधारित सर्वे की सारी कवायद ही मुख्य रूप से ओबीसी के वोट बैंक के आसपास घूम रही है। बिहार सरकार द्वारा सोमवार यानी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए, और इसके साथ ही बिहार जाति जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया। यदि आप जनगणना और जाति जनगणना के इतिहास और महत्व को समझना चाहते हैं तो यहां ऊपर आई बटन पर क्लिक कर मेरा यह वीडियो देख सकते हैं। इसमें विस्तार से आजादी पूर्व और आजादी के बाद जनगणना पर प्रकाश डाला गया है। लौटते हैं अपने मूल मुद्दे पर। सबसे पहले बिहार में कराए जाति आधारित गणना के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। इस पाई चार्ट के अनुसार बिहार के जाति आधारित गणना में पिछड़ा वर्ग 27.1%, अति पिछड़ा वर्ग 36%, अनुसूचित जाति 19.7%, अनुसूचित जनजाति 1.7% और सामान्य वर्ग 15.5% है। इस जाति जनगणना की रिपोर्ट ने देश भर में नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है, क्योंकि लोकसभा में फिलहाल 543 सीटों में से 42.72% सांसद जनरल कैटेगरी के हैं और 22% ओबीसी कैटेगरी के हैं, जबकि देश में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या सामान्य वर्ग की जनसंख्या से करीब 2.5 गुनी है। यह गैप लोकसभा से लेकर सरकारी नौकरियों और अदालतों में भी साफ साफ देखा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 मार्च 2022 को राज्यसभा में केंद्रीय नौकरियों में जातियों के हिसाब से प्रतिनिधित्व को लेकर एक डेटा जारी किया था। इस डेटा के अनुसार कुल 5,12,000 नौकरियों में से 2,83,000 नौकरियां सामान्य वर्ग के पास हैं, 1,03,000 ओबीसी, करीब 90,000 अनुसूचित जाति और करीब 34,000 अनुसूचित जनजाति वर्ग के पास है। इस डेटा में केंद्र सरकार की ग्रुप ए से लेकर ग्रुप सी तक की नौकरियां शामिल हैं, लेकिन इसमें रेलवे और डाक विभाग की नौकरियां शामिल नहीं हैं। इन दोनों सेक्टर में लगभग 16 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। इस डेटा के अनुसार सरकारी नौकरियों में जनरल कैटेगरी की संख्या सबसे ज्यादा है, जबकि देश में बड़ी संख्या वाला ओबीसी वर्ग सरकारी नौकरियों में सबसे पीछे है।
भले ही देश में ओबीसी की जनसंख्या जनरल से दोगुनी से ज्यादा है, लेकिन अदालतों में भी ओबीसी जज 7 गुना कम है। वहीं लोअर कोर्ट में भी जनरल जज 2.5 गुना ज्यादा है। हाई कोर्ट में अलग अलग वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी 2017 से 2022 तक जजों की बहाली के आधार पर है। 7 अगस्त 2023 को सरकार ने संसद में यह आंकड़ा जारी किया है। तो वहीं ओबीसी आबादी का आंकड़ा 2011 की जनगणना के मुताबिक है। ध्यान हो कि 2011 के बाद से अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है। जिस तरह से बिहार में ओबीसी की आबादी बढ़ी है, उसके मुताबिक यह अनुमान लगाया जा रहा है कि देश में भी ओबीसी की आबादी बढ़ी होगी। उस हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व हर सेक्टर में काफी कम है। आइए देखते हैं बिहार की जाति जनगणना कैसे बिहार की राजनीतिक समीकरण को बदल सकती है। इस सर्वे के आंकड़ों के अनुसार बिहार विधानसभा में ओबीसी के विधायकों की संख्या वर्तमान से लगभग 1.5 गुनी होगी एवं जनरल विधायकों की संख्या लगभग आधी रह जाएगी। बिहार की जाति आधारित गणना का डेटा रिलीज हो जाने के बाद पूरा देश जैसे 2 हिस्सों में बंट गया है। एक वर्ग कह रहा है कि जाति जनगणना की क्या जरूरत है, हम पहले ही बहुत से वर्गों में समुदायों में बटे हुए हैं, फिर ये सब अलग से करने की और क्या जरूरत है। दूसरे वर्ग का तर्क है कि जाति जनगणना एक एक्सरे की तरह है, जिससे विभिन्न वर्गों के साथ हो रहे वर्षों के भेदभाव पर रोक लगेगी और उन्हें सामाजिक न्याय मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस जाति जनगणना रूपी एक्सरे से देश के जनतंत्र में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिलने का रास्ता खुलेगा और इसके जरिए उनके सामाजिक स्तर में सुधार आएगा और हमारा समाज एक समता मूलक समाज बनने की ओर अग्रसर होगा। एक बहुत बड़ा आरोप जाति जनगणना के समर्थकों पर लगाया जाता है कि वे इसे जनता के ध्रुवीकरण में इस्तेमाल करेंगे और इसका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास होगा, और इस आरोप को नकारा भी नहीं जा सकता। जाति जनगणना का एक राजनीतिक पहलू तो यह है ही, लेकिन इस डेटा के इंपॉर्टेंस को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जनतंत्र का मतलब ही है प्रतिनिधित्व। हर वर्ग पंथ समुदाय को उनकी संख्या के अनुसार सत्ता में भागीदारी मिलना एक अच्छे लोकतंत्र की पहचान है। किसी भी वर्ग के चहुमुखी विकास के लिए उस वर्ग की सत्ता में नुमाइंदगी बहुत जरूरी होती है। इसीलिए जाति जनगणना का डेटा जनतंत्र में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व तय करने में बहुत उपयोगी होता है। साथ ही ये डेटा देश के संसाधनों में हर वर्ग की हिस्सेदारी तय करने में भी बहुत मददगार होता है। ये सारी कवायद सिर्फ एक मकसद के सापेक्ष जरूरी समझी जानी चाहिए, और वो है मुल्क की तरक्की। जब देश का, समाज का हर वर्ग तरक्की करता है, तभी हम कह सकते हैं कि पूरा मुल्क तरक्की कर रहा है। इन सब बातों से अलग मैं आपका ध्यान ऑक्सफैम रिपोर्ट पर दिलाना चाहूंगा, जो कहती है कि देश की 40% संपत्ति सिर्फ 1% लोगों के पास है और 50% लोगों के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। फिर भास्कर की इस ताजा खबर पर नजर डालिए। इसमें बताया गया है कि कोरोना के बाद सालाना 5 लाख कमाने वाले 20% घट गए हैं और सालाना 10 लाख कमाने वालों की संख्या में 30% का इजाफा हुआ है। अब बिजनेस स्टैंडर्ड की इस खबर को देखिए। यह खबर कहती है कि महंगे मकानों की मांग बढ़ गई है बनिस्बत सस्ते मकानों से। इसका मतलब होता है कि अमीर और अमीर हुए हैं और गरीब और गरीबी की तरफ बढ़ गए हैं। क्या यह माना जाए कि जाति जनगणना इस गहरी आर्थिक असमानता को ठीक करने की तरफ लिया जा रहा एक कदम है? शायद नहीं, और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। क्योंकि राजनेता अच्छी तरह से जानते हैं कि वी डोंट कास्ट आवर वोट बट वी वोट फॉर आवर कास्ट। हम वोट नहीं करते बल्कि हम जाति देखकर वोट करते हैं, और वर्तमान राजनेता तब तक हमारे जैसी स्वार्थी जनता का भला नहीं करते जब तक ऐसा करने में उनका खुद का कोई बड़ा राजनीतिक स्वार्थ ना हो। और वर्तमान राजनेताओं का एक ही राजनीतिक स्वार्थ होता है, और वो है सत्ता, कुर्सी, पावर। राजनीतिक दल चुनाव के वक्त किसी चिन्हित जाति समुदाय या समुदायों को खुश करने के लिए उनके सामने चुनावी चारा फेंकते हैं। बदले में वो जाति समुदाय उन्हें वोट कर सत्ता की कुर्सी में बिठा देता है। सत्ता में आने के बाद नेतागण अपने चुनावी वायदे भूल जाते हैं, और अगर किसी मजबूरीवश चुनावी वादा पूरा कर भी दें तो कुछ समय बाद सरकारी खजाने पर अधिक बोझ पड़ने का बहाना बताकर जनता की वो सारी लाभकारी योजनाएं बंद कर दी जाती हैं। और हमारी यानी जनता की याददाश्त भी गोल्ड फिश की तरह होती है।
थोड़े समय में जनता भी सब कुछ भूल जाती है, क्योंकि जनता भी स्वार्थी है। तो स्वार्थी जनता से निकला नेता भला कैसे स्वार्थी ना होगा। किसी खास जाति से निकला नेता अपनी जाति समुदाय के कंधे पर पैर रखकर अपना तथा अपने बंधु बांधवों का तो विकास कर लेता है, लेकिन उसका समुदाय वही का वही रह जाता है। यह आज की राजनीति का नंगा सच है। कोई सियासी दल सवर्णों या उच्च जातियों को खुश कर सत्ता की राह बनाता है, तो कोई राजनीतिक दल पिछड़ों, दलितों, एसटी, एससी को खुशहाली के सपने दिखाकर कुर्सी तक का सफर तय करना चाहता है। इसीलिए इस बहस में पड़ने की बजाय कि जाति जनगणना से क्या फायदा या नुकसान होगा, इस मुद्दे को इस नजरिए से देखना उचित होगा कि नफा नुकसान जिसका भी हो, लेकिन सच सामने आना चाहिए। और जाति जनगणना का डेटा भी उसी सच को उजागर करता है। हमें पहली बार आधिकारिक तौर पर यह पता चल रहा है कि हमारे देश के एक राज्य बिहार में विभिन्न जाति, वर्ग, समुदाय की जनसंख्या क्या है। इसके साथ ही आर्थिक और सामाजिक सर्वे जो कि अभी जारी होना बाकी है, उससे उनकी सामाजिक स्थिति का बारीक अनुमान लगाया जा सकेगा। सुनते हैं कि इसके प्रतिक्रिया स्वरूप सत्तारूढ़ दल रोहिणी कमीशन का डेटा जारी कर सकता है, जो कि 1930 के जातीय जनगणना के डेटा पर आधारित है। बिल्कुल, रोहिणी कमीशन के डेटा सार्वजनिक किए जाने का भी स्वागत किया जाना चाहिए। इन आंकड़ों रूपी सच्चाई से नफा नुकसान किसी भी राजनीतिक दल का हो, लेकिन अंततः यह सच्चाई जनता की भलाई में कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि जनता की आखिरी भलाई सच से ही होनी है, ना कि राजनीतिक भ्रम से। शुक्रिया।